नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल बात बे बात यानी सीधी सच्ची बात। वीडियो प्रारंभ करने के पहले उन सबको हैप्पी बर्थडे जिनका आज जन्मदिन है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी के हारने और उनकी पार्टी के टूटने से सबसे अधिक फायदा किसे हुआ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। जाहिर है कि ममता बनर्जी के पतन से सबसे अधिक फायदा जाहिर तौर पर भाजपा को ही हुआ है। भाजपा की बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रबल प्रतिद्वंदी निरंतर विरोध करने वाली ममता बनर्जी से कुछ हद तक छुटकारा मिल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसे किसे फायदा हुआ है, तो उसके बाद सब विपक्ष के सभी नेताओं का एक एक करके आकलन किया जाए तो विपक्ष के सभी नेताओं की एक एक प्रकार स्थिति का आकलन करें तो पाते हैं कि सबसे अधिक फायदा यदि किसी को हुआ है तो राहुल गांधी को हुआ है। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारा है तब से उनकी बोलती बंद है। अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल यही चिंता सता रही है कि किसी प्रकार आगामी वर्ष 27 में जो पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन्हें बचा लिया जाए, पंजाब में कम से कम अपनी सरकार बना लिया जाए। दिल्ली के बाद जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशगाह का ठिकाना नया पंजाब को बनाया हुआ है वह उनके आराम पसंदी मौज करने के दिन वहाँ लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वहाँ के सुपर किंग हैं, वो स्थिति खत्म हो जाएगी। दिन रात अरविंद केजरीवाल को यही चिंता सता रही है। तो अरविंद केजरीवाल को मोदी का विरोध, भाजपा विरोध करने की उतनी फुर्सत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सीधे अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में है भी नहीं। वहाँ केजरीवाल के मुकाबले में कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में किसी के क्षेत्र को त्रिकोणीय बना सकती है, तो केजरीवाल का पूरा फोकस भी पंजाब पर होना चाहिए और है भी। केजरीवाल इस स्थिति में नहीं है कि मोदी का विकल्प बनने की अब सोचे। कभी 2 बार दिल्ली जीतने के बाद मोदी को एक प्रतिद्वंदी के रूप में केजरीवाल देखते थे और विपक्ष ने और उनके चमचों ने, खास करके केजरीवाल के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोगों ने यह समझा दिया था कि यू आर द रियल अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर मोदी, यानी आप ही मोदी के सही विकल्प हैं, ऐसा उन्होंने सिखा पढ़ा दिया था। और केजरीवाल को भी लग रहा था कि अब मैं मोदी का विकल्प बन जाऊंगा, आज न कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उनका ये ख्वाब खत्म हो गया। केजरीवाल फिलहाल मोदी के लिए कोई चुनौती पेश करने वाले नहीं। दूसरी बात आती है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इसे खुली तौर पर कहीं मंशा नहीं प्रकट की है कि वो प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देखते हो, हालांकि उनके आसपास रहने वाले कभी कभी उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं। वह ये प्रोजेक्शन उनका मुख्य रूप से राहुल गांधी की काट के लिए है। यूपी में जो पार्टी मजबूत है वो स्वाभाविक रूप से दिल्ली की दावेदार होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा A to Z, पूरा शक्ति, पूरा साम्राज्य, सब कुछ उनका उत्तर प्रदेश तक ही है। उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव के चिले चपाटे अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का, भविष्य का एक उम्मीद के रूप में शो करते हैं। तो सिर्फ राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए करते हैं ताकि राहुल गांधी से सीट की बार्गेनिंग की जा सके। समाजवादी पार्टी की तत्कालिक चिंता यही है कि फरवरी मार्च में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है संभवतः नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी में वहाँ जनगणना का कार्य प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में, और जनगणना का कार्य जो शिक्षक करते हैं वही शिक्षक चुनाव भी करते हैं। लगभग 5.5 लाख शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो फरवरी में ही होने वाले हैं। और जो इन कार्यों को करते हैं, समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि वही शिक्षक जनगणना और चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते हैं। इससे पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे। समय से पहले चुनाव होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी साधन संपन्न है, उनके पास उतने कैडर भी है, साधन भी है, सब कुछ है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यदि जल्दी चुनाव होगा तो तैयारी करने का समय भी पर्याप्त नहीं मिल पाएगा और यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल परीक्षा की घड़ी होगी। वैसे भी समाजवादी पार्टी 2027 में भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं है। यह राम मंदिर चढ़ावा का जो विवाद है
वो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं खेल है। इससे बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। तब तक SIT की रिपोर्ट आ जाएगी और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंडली मिल करके इस डैमेज को कंट्रोल कर लेगी, यानी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसका बहुत अधिक असर चुनाव तक नहीं रहने वाला है। तो अखिलेश यादव के तत्कालीन चिंता यही है कि उत्तर प्रदेश में जीतने की तो बात नहीं कर सकता हूँ, अपनी बुरी तरह हार को रोक ले, यही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधी चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं है। अब बात आती है ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी तो बेचारी बन के रह गई है। कल तक वो शेरनी थी, आज वो भीगी बिल्ली बन गई है। वह रोज एक एक नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके विधायक, अधिकांश विधायक चले गए, सांसद चले गए, पार्टी का दफ्तर भी उनसे ले लिया गया है। अब चुनाव चिन्ह भी शायद उनके पास न रहे, वो सही तृणमूल कांग्रेस ही न रहे, वो अध्यक्ष पद भी न रहे उनके पास। जो बचे खुचे लोग रह जाएंगे, उनके बल पर वो बंगाल में अपने घर को दुरुस्त करेगी, न कि मोदी के लिए चुनौती पेश करेगी। ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि पहले बंगाल फिर दिल्ली पर कब्जा करूंगी, लेकिन अब वो बंगाल तो दूर, अपना घर भवानीपुर भी नहीं बचा सकी। तो ममता बनर्जी की स्थिति ऐसे ही दयनीय रह गई है। अब आते हैं नए नए राजनीति के सुपरस्टार बने विजय पर। तो सी विजय जोसेफ की पूरी तत्कालिक पर पूरी फोकस अपने तमिलनाडु पर ही है। वो कभी भी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ सोचेंगे फिलहाल नहीं, क्योंकि वह मुश्किल से बहुमत जुटा करके तमिलनाडु में ही टिके हुए हैं, वहीं रह जाएं तो बेहतर है। उनकी तरफ से भाजपा को कोई चुनौती नहीं है, और वो समझदारी दिखा करके तमिलनाडु के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार से मिल करके, भले वो NDA में शामिल न हो, लेकिन NDA मतलब भाजपा से केंद्र सरकार से टकराव न लें तो उनके लिए बेहतर होगा। एक जानकारी बता दूं आपको, शायद पता हो, कि तमिलनाडु विकसित राज्य है, संपन्न राज्य है, वहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूरे देश में तमिलनाडु पर सबसे अधिक कर्ज है। वहाँ करीब 10 लाख करोड़ का कर्ज तमिलनाडु पर है, जो किसी भी राज्य में नहीं है। यह फ्री बीज के चलते है। तमिलनाडु में जो मुफ्त की सुविधाएं रेवड़ियाँ बांटी जाती है, वो इसी कारण है कर्ज। तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा कर्जदार राज्य है। तो सी विजय जोसेफ की तत्कालीन प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वह तमिलनाडु में विकास कार्यों को प्राथमिकता दें, न कि इस पचड़े में पड़े कि मोदी का विकल्प बना जाए। ले देकर बसते हैं राहुल गांधी। ममता बनर्जी के हारने से सबसे अधिक फायदा राहुल गांधी को ही हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी एक तो दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्य, आंध्र प्रदेश छोड़ करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी राज्य में सत्ता में है। केरल, कर्नाटका, तेलंगाना में उनकी अपनी सरकार है, तमिलनाडु में भी पार्टनर के रूप में सरकार में शामिल है। यानी कि आंध्र प्रदेश छोड़ के पूरे साउथ इंडिया के वो नेता बन गए हैं। कहा सकता है कि पूरा साउथ इंडिया के कंट्रोल में आंध्र छोड़ करके। हिमाचल प्रदेश में सरकार है, हालांकि वो सरकार चुनाव होने तक ही है। चुनाव हो, हिमाचल में कांग्रेस की हार निश्चित है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू उस प्रकार सरकार नहीं चला पा रहे हैं जिस प्रकार उनसे अपेक्षा थी। वहाँ सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक मिलना मुश्किल हो गया है, तो बहुत ही दिक्कत वाला स्थिति है। उन्हें आर्थिक स्थिति संकट का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी राहुल गांधी की स्थिति विपक्ष के और नेताओं से बेहतर है। सोशल मीडिया, उनका जो IT सेल है, वो मानना पड़ेगा कि भाजपा से किसी एक क्षेत्र में कांग्रेस आगे है तो IT सेक्शन में ही आगे है। सोशल मीडिया सेक्शन उनका जो है वो काफ़ी एक्टिव है और उन्हें अच्छे से प्रोजेक्ट करती है। राहुल गांधी को हमेशा चर्चा में बनाए रखती है और राहुल गांधी को एक प्रबल प्रधानमंत्री के रूप में पेश करती है। उनकी इतनी अच्छी रणनीति है कि जब जब भाजपा मजबूत होती है तो भाजपा को और कमज़ोर दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी आज सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है देश में, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा नैरेटिव सेट करके चलती है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बुरी स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी का पतन होने वाला है,
भारत को विदेशों में कोई नहीं पूछता है। यह नैरेटिव लगातार सेट किया जाता है हमेशा। जब जब भाजपा मजबूत दिखती है तब तब कांग्रेस उसको कमजोर शो करने के नैरेटिव सेट करती है। यह कांग्रेस के आईटी सेल की खूबी है। भारतीय जनता पार्टी उसके इस खेल में पिछड़ती दिख रही है। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया था, बार बार झाड़ पोछ के तैयार किया जाता है। जैसे मेला बाजार में पहले पशुओं का बाजार लगता था, तो हम लोग बच्चे थे देखते थे कि जो बैल नहीं बिक पाता था उसको अगली मेला में खुद झाड़ पोछ करके अच्छे से सजा के संवार के लाता था कि ताकि इस बार बिक जाए, इस बार बिक जाए। लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद नहीं बिकता था, तो उसके बाद में औने पौने नाम में बेच दिया जाता है। यही स्थिति राहुल गांधी की बनी हुई है। 99 चुनाव हार चुके हैं, बार बार उन्हें नेता बनाया जाता है, बार बार लॉन्चिंग री लॉन्चिंग करके करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उनका सोशल मीडिया सेक्शन और आईटी सेल बहुत ही दमदार है और बार बार उन्हें लॉन्चिंग री लॉन्चिंग करने की हिम्मत दिखा रहा है और उन्हें अपने नेता बनाए रखा हुआ है। बार बार उनसे उम्मीदें कर रहा है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जो संगठन के लचर व्यवस्था है, जो विपक्ष की स्थिति है, विपक्ष में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, उनमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। उनका ना कोई एक नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्य योजना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी शो किया जाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। फिलहाल इसकी दूर संभावना नहीं है, लेकिन यही कहा जा सकता है कि मोदी के मुकाबले में निकटतम रेस में भले वो कितनी पैदावार नीचे हो, कितना ही परसेंट लोग रिटर्न पीछे हो, लेकिन मोदी के बाद अपोजिशन में सबसे टॉप में राहुल गांधी ही हैं। उनकी स्थिति सबसे अच्छी है। ममता बनर्जी के हारने के बाद सबसे मजबूत स्थिति राहुल गांधी की हुई विपक्षी नेताओं में। और यदि कभी भविष्य में विपक्ष से कोई वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी ही वो फेस हो सकते हैं आज की स्थिति में। नमस्कार, फिर मिलते किसी वीडियो में। यदि वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।